हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके VS पोल्टी जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारा प्री बैच चल रहा है आपका रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ऑल RPSC एग्जाम के लिए, उसमें आज हमारी अध्याय 3 से संबंधित तीसरी क्लास होने वाली है भौतिक प्रदेश राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत। और भौतिक प्रदेशों में पार्ट 1 को आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपके एक भौगोलिक प्रदेश को कवर किया जाएगा, पश्चिमी स्तरीय प्रदेश को। एक एक करके हम आपके सभी भागों को भौतिक प्रदेश के कवर करेंगे। ये कई दिन बाद वीडियो आ रही राजस्थान जी के अंतर्गत। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो क्लासेज हैं वो सभी चल ही रही हैं, हिस्ट्री की भी चल रही हैं, साथ साथ सभी को कवर करके चलना पड़ता है। तो एक दिन बाद, एक या 2 दिन के बाद आपको क्लास देखने को मिलती है। हम चाहेंगे कि राजस्थान जीके के अंतर्गत आपको सभी क्लासेज पर डे देखने को मिले। तो राजस्थान की राज्य की क्लासेज भी हमने प्रारंभ कर दी हैं। रीट भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द आने वाली है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो जनवरी में परीक्षा फिक्स है, उसमें तिथि में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो अपनी तैयारी में आप जुट जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। भौतिक प्रदेश 41 जिलों के अनुसार नवीनतम अपडेटेड आपकी ये क्लास रहेगी। तो भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक प्रदेशों को 2 आधार बांटा गया है, व्यक्तिगत आधार और भौगोलिक कारकों के आधार पर 2 आधारों में बांटा गया है। व्यक्तिगत आधार पर बात करें तो प्रोफेसर BC मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि प्रोफेसर BC मिश्रा ने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं, तो 7 बताए। तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है इन्होंने। उनकी पुस्तक थी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, 1967 ये पुस्तक लिखी गई। इसके जो 7 प्रदेशों के नाम में नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अशुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, चंबल एवं बिहार प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये 7 व्यक्ति का आधार पर प्रोफेसर BC मिश्रा ने ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान नामक 1967 नामक पुस्तक में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अशुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल एवं बीड़ प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, ये 7 प्रदेश बताए थे BC मिश्रा ने 1967 में ज्योग्राफी राजस्थान नामक पुस्तक में। तो ध्यान रखना कब लिखी गई थी, ज्योग्राफी राजस्थान 1967 BC मिश्रा के द्वारा। 7 भौतिक प्रदेश बताए गए, सातों के आप नाम रखना, नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अशुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश, चंबल बीड़ प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। आगे आइए, अब बात करते हैं भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण। भौगोलिक कारकों की बात करें, उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर। आपकी ये क्लासेस सभी हस्तलिखित नोट पैटर्न पर आधारित रहेंगी। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। तो जब क्लासेस नवीनतम जिलों के आधार पर अपडेटेड की गई हैं। तो आगे देखिए, अरावली प्रदेश उच्चावच के आधार पर, हाड़ौती, पूर्वी मैदान, मध्य प्रदेश जलवायु के आधार पर। 3 तो उच्चावच के आधार पर अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदान। उच्चावच के आधार पर मध्य प्रदेश जलवायु के आधार पर विभाजित किया गया। तो उच्चावच जलवायु के आधार पर राजस्थान 4 भौतिक प्रदेश हम बांट सकते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश आता है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मत्स्य प्रदेश का। तो मत्स्य को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटा गया? 2, उच्चावच के आधार पर और जलवायु के आधार पर। उच्चावच के आधार पर मत्स्य को हम पुनः 4 भागों में विभाजित करते हैं। महान मरुस्थल, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर प्रदेश, लघु मरुस्थल, अशुष्क मरु प्रदेश। तो 4 भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं इसको। उच्चावच के आधार पर महान मरुस्थल प्रदेश की बात करें, यह राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाक पर विस्तृत बाल का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी इसमें बाल का स्तूप पाए जाते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर प्रदेश, यह महान
मध्य पूर्वी भाग में चट्टानी मरुस्थल का विस्तार है। चट्टानी मरुस्थल है। लघु मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में बीकानेर से कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश। अरावली के पश्चिम में लूनी बेसिन एवं शेखावाटी क्षेत्र में यह विस्तृत पाया गया है। तो उच्चावच के आधार पर हम मध्य प्रदेश को 4 भाग में बांट सकते हैं: महान मरुस्थल, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर प्रदेश, लघु मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। तो महान मरुस्थल, लघु मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। अब जलवायु के आधार पर भी बात कर लेते हैं। जलवायु के आधार पर राजस्थान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी राष्ट्रीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राष्ट्रीय प्रदेश में क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर। अर्धशुष्क मरुस्थल बांगड़ प्रदेश वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 75,000 किलोमीटर। शुष्क मरुस्थलीय राष्ट्रीय प्रदेश 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ राठी नस्ल की गाय पाई जाती है, इसीलिए इसे राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार की बात करें, जैसलमेर, पीखाड़े, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी चूरू, इसके अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं: बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि 41.5% भाग पर है, बाल का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% भाग। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का, शुष्क मध्य प्रदेश का कितना % भाग बाल का स्तूप युक्त है, तो 58.5, और मुक्त की पूछेगा तो 41.5। अब बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ बाल का स्तूप नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पथरीला वस्त्र पाया जाता है, जिसे हम हमवादा कहते हैं। राजस्थान में हमवादा का विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर, पोखरण, रामगढ़, लोधरवा, फलौदी का दक्षिण पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तरी भाग, ये बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए गए। बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं: आक्रमण फॉसिल पार्क, अवसादी चट्टानों का समूह, जल पट्टी लाठी सीरीज, ये बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत ही आती हैं। आक्रमण फॉसिल पार्क यह राष्ट्रीय मौजूद उद्यान जैसलमेर में स्थित है। जीवाश्म का निर्माण काल जुरासिक काल 18 करोड़ से 180 मिलियन वर्ष पूर्व। लकड़ी के जीवाश्म भारत और राजस्थान में प्राचीनतम है। अवसादी चट्टान समूह, शुष्क मरुस्थल में अवसादी चट्टानों, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। जलपट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र, जिसे हम वाघा पट्टी के नाम से भी जानते हैं, भूगर्भीय जलपट्टी। सरस्वती नदी के भूगर्भीय जल अवशेष को जलपट्टी लाठी सीरीज कहते हैं। पोखरण मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित जल, इस क्षेत्र में सेवड़ घास अधिक पाई जाती है, जिसे घोड़ावड़ की सड़क स्थली कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी वायु बाड़मेर से सांच और जालौर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेवड़ घास यहाँ पे पाई जाती है, इसे चंदन नल को धार का घड़ा भी कहा जाता है। पोखरण और मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर लंबी जलपट्टी है। बाल का स्तूप युक्त प्रदेश, अर्थ की बात करें, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जवाब किया जाता है तो उसे निर्मित स्थलाकृति को बाल का स्तूप कहा जाता है। दोहरे दरियन, लहरदार बाल का स्तूप को दोहरे, स्थानांतरित और गतिशील बाल का स्तूप को दरियन कहते हैं। दो बदल रखना, लहरदार बाल का स्तूप दोहरे कहलाते हैं और स्थानांतरित गतिशील बाल का स्तूप को दरियन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल का स्तूप दोहरे जैसलमेर में पाए जाते हैं, जबकि सभी प्रकार के बाल का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को हमारी निःशुल्क जो क्लासेज हैं वो सभी तक पहुंच सके। बिना किसी पेड शुल्क के आपके लिए क्लासेज प्रारंभ की गई हैं।
तो राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिक्स कवर की जाएगी, राज्य व्यवस्था। उसके बाद में राजस्थान के अन्य जो क्लासेज है उनको भी हम प्रारंभ कर देंगे। हिस्ट्री को भी प्रारंभ करेंगे, जैसे ये क्लास कवर होती है ज्योग्राफी या पॉलिटी में से, वैसे ही ज्योग्राफी लंबी पड़ेगी, पॉलिटी जल्द कवर हो जाएगी। तो हिस्ट्री की क्लासेज प्रारंभ कर देंगे। और पूर्णतः आपकी जो क्लासेज है वो NCERT बेस्ड क्लासेज रहेंगी आपके लिए। बालका स्तूप के प्रकार मेकी के द्वारा 1979 बालका स्तूप के प्रकार बरखान, अनुप्रस्थ बालका स्तूप, अनुदैर्घ्य बालका स्तूप, पैराबोलिक परवलय बालका स्तूप, सीप बालका स्तूप, तारानुमा बालका स्तूप, सब्र कापीस बालका स्तूप, नेटवर्क बालका स्तूप, अवरोधी बालका स्तूप। तो आइए इन सभी को पढ़ते हैं एक करके। सबसे पहले बरखान, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आइए आगे देखते हैं। चौड़ाई की बात करें तो 100 से 200 मीटर, अर्धचंद्राकार आकृति, पवन से निर्मित आकृति होती है। अवतल ढाल पवनमुखी, उत्तल ढाल पवन सम्मुख। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित बालका स्तूप को बरखान कहा जाता है। बरखान की दोनों भुजाओं के मध्य वायु द्वारा निर्मित गर्त को हम तल्ली कहते हैं या टाड़ कहते हैं, क्योंकि प्लाया झीलें लाती हैं। तल्ली, टाड़ या प्लाया कहा जाता है। ये बालका स्तूप अधिकांश 20 सेंटीमीटर से 200 mm के पश्चिम में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बरखान चूरू के बालेरी गांव, जैसलमेर का रामगढ़ पोखरण, बीकानेर का देशनोक, जोधपुर का होशियाँ, सीकर, सूरतगढ़, नागौर, झायल, डीडवाना, पचावन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बरखान पाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें, बरखान सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतर बालका स्तूप है। इसका मस्तरीकरण में इनका संशोधन सबसे अधिक होता है। अनुप्रस्थ बालका स्तूप जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है, मिट्टी कहाँ पर जमाई जाती है? समकोण पर, तो निर्मित आकृति अनुप्रस्थ बालका स्तूप कहलाती है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं और पवन के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो समकोण पर निक्षेपण होता है तो अनुप्रस्थ बालका स्तूप का निर्माण हो जाता है। बीकानेर के पूगमल, गंगानगर के सूरतगढ़, हनुमानगढ़, रावतसर, चूरू, झुंझुनू में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य या रेखीय बालका स्तूप, जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो निर्मित आकृति को अनुदैर्घ्य या रेखीय बालका स्तूप कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर और बाड़मेर में यह बालका स्तूप लूनी, जवाई, घग्गर बेसिन के पास पाए जाते हैं। चौथा पैराबोलिक परवलयिक बालका स्तूप। ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों को अवश्य याद रखना है। पैराबोलिक स्तूप बरखान के विपरीत बालों की क्लिप हेयरपिन की आकृति में बनते हैं। बरखान के विपरीत पवन के द्वारा इनका निर्माण होता है। पैराबोलिक बालका स्तूप राजस्थान सर्वाधिक पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान सबसे ज़्यादा बालका स्तूप कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक या परवलयिक बालका स्तूप, क्योंकि इनका विस्तार सभी मत्स्य जिलों में है। सी बालका स्तूप, जब बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तब बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे निर्मित आकृति को सी बालका स्तूप कहा जाता है। समकोणीय बालका स्तूप, समानांतरीय बालका स्तूप। अनुप्रस्थ बरखान पैराबोलिक समकोणीय होते हैं, समानांतरीय अनुदैर्घ्य बालका स्तूप और सीप बालका स्तूप। तारानुमा बालका स्तूप, इस प्रकार से इनका भी निर्माण पवन के द्वारा होता है। 3 से अधिक भुजा वाली बालका स्तूप को तारानुमा बालका स्तूप कहते हैं। निर्माण अनियमित हवाओं के कारण। सर्वाधिक जैसलमेर, मोहनगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़ एवं बीकानेर में तारानुमा बालका स्तूप पाए जाते हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ और बीकानेर। सब्र कापीस नेवखा, मरुस्थल में झाड़ियों के पास छोटे छोटे बालका स्तूप को सब्र कापीस बालका स्तूप कहते हैं। ये बालका स्तूप सबसे ज़्यादा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। इन बालका स्तूपों को नेवखा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, कौन से बालका स्तूप नेवखा कहलाते हैं? सब्र कापीस। नेटवर्क बालका स्तूप,
एक दूसरे से जुड़े हुए बाल का स्तूपों को नेटवर्क बाल का स्तूप कहा जाता है। ये बाल का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हिसार, भिवानी, हरियाणा तक फैले हुए हैं। अवरोधी बाल का स्तूप अरावली की पहाड़ियों के अवरोध के कारण निर्मित बाल का स्तूप अवरोधी बाल का स्तूप कहलाते हैं। ये बाल का स्तूप अवरोध पहाड़ियों के दोनों तरफ पवन विमुख ढाल पर पाए जाते हैं। इन बाल का स्तूप जीवावशेष पाए जाते हैं, यानी इनमें जीवावशेष भी होते हैं, इस कारण इन्हें जीवावशेष अवरोधी बाल का स्तूप भी कहते हैं। ये टीले स्थिर हैं, जिन पर विस्तृत वनस्पति आवरण होता है। सर्वाधिक पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़, अजमेर, बिचुन पहाड़, जौवले, जयपुर, सीकर, कुचामन की पहाड़ियाँ आदि। शुष्क मरुस्थल भांगड़ प्रदेश। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर, अरावली क्षेत्र 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भूभाग को अर्ध मरुस्थल भांगड़ प्रदेश कहा जाता है। अर्ध मरुस्थल अध्ययन तो आगे देखिए, अध्ययन की दृष्टि से अर्ध शुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, घग्गर का बेसिन, शेखावाटी का अंतरप्रवाही क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। इस प्रकार से हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांट सकते हैं। लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन को घोड़बाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जोधपुर में है। लूनी बेसिन की पूरी सीमा पर कालाबूरा, डोंगरपाली स्थित है। विशेषता निगड़ रन, रोही, इंसेरवर्ग, लवड़ीय पादा, बजाता। निगड़ रन यह लूनी बेसिन में जालौर जिले में स्थित है। अन्य रन पंचभद्रा, सनबरला, कपरला। लवड़ीय पादा, इस बेसिन में लवड़ीय पादा मुख्यतः बालोतरा में पाए जाते हैं। रोही, लूनी नदी एवं अरावली के मध्य स्थित उपजाऊ भाग को हम क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। लूनी और अरावली के मध्य उपजाऊ भाग क्या कहलाता है? भाग तो रोही कहलाता है। बजादा, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पर्वतीय भाग में जलोढ़ पंख घात मलबे के मैदान को बजाता कहा जाता है। इंसिल भाग जर्मन भाषा में इंसिल द्वीप व वर्ग पहाड़ मस्त में अवर्धन के बाद शेष रही द्वीपीय चट्टान पहाड़ी को इंसिल वर्ग कहा जाता है। जालौर बाड़मेर में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचामन आंशिक रूप से अजमेर में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। तो यहाँ से हमेशा आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए अपने नोट्स बनाते चलें साथ साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए बाद में देखने में। अब बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो कुवट या बांकापट्टी नागौर और अजमेर में स्थित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, जिसे बांकापट्टी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इसी फ्लोरोसिस बीमारी देखी जाती है। लवड़ीय खारे पानी जिले इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। शेखावाटी का अंतर्प्रवाह क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी नागौर में औसत ऊंचाई 450 मीटर। इस क्षेत्र लवड़ीय गर्त रन भी पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य ताल छापर, सुजानगढ़, पड़ियारा, डीडवाना रन प्रमुख हैं। शेखावाटी के अंतर्गत विशेषताएं जोड़, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को जोड़ कहते हैं। तुरावाटी कामती नदी के अपवा क्षेत्र को तुरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार सीकर और झुंझुनू में है। सर, शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को हम क्या कहते हैं? सर कहते हैं। भीड़, शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमियों को क्या कहा जाता है? तो भीड़ के नाम से जाना जाता है। भीड़ कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि। मतलब बगड़ भीड़ झुंझुनू में, फतेहपुर भीड़ सीकर में आदि। घग्गर बेसिन, घग्गर नदी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में स्थित नाली पाट, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली या पाट कहते हैं। काठी बग्गी, घग्गर बेसिन की चिकनी उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख उत्पादक फसल गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना। मत्स्य से संबंध अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पलाया झील, खड़ीन झील।
ये मरुस्थल अस्थायी पानी को झीलों को पलाया कहा जाता है, यानी अस्थायी झीलें होती हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन कहा जाता है। पलाया झील खड़ीन सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित खड़ीन, तल्ली, अस्थायी झील पलाया और थली ऊपरी भूमि। थली मरुस्थल में ऊंचे उठे हुए भाग को हम थली कहते हैं, जो कि मुख्यतः बीकानेर और चूरू में स्थित है। इस कार्य क्षेत्र में कोई नदी नहीं पाई जाती है। और कौन सी? बीकानेर और नागौर, वो चूरू में कोई भी नदी नहीं है। तल्ली मरुस्थल में बालका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। टारन और टाट मरुस्थल में लवणीय, दलदलीय, अनुपजाऊ भूमि व झीलों को रण या टाट कहते हैं। लवणीय, दलदलीय, अनुपजाऊ भूमि के कारण मैकासिस्ट चट्टानें सर्वाधिक रण जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख रण चूरू, तालछापर, परिहाड़ा, पटियाला। चूरू में, फलौदी में बाप और फलौदी, जैसलमेर भाखरी, पोखरण, बालोतरा, थोप, पंचपदरा, बाड़मेर, रेडाना। भाप फलौदी रण, तालछापर, पटियाला रण, थोप, पंचपदरा रण, रेडाना रण बाड़मेर, बालोतरा में, थोप, पंचपदरा, फलौदी बाप फलौदी में, भाखरी और पोखरण जैसलमेर। नकल स्थान और उद्यान मरुस्थल में जहाँ जल भी पाए जाते हैं वहाँ वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, इसे नकल स्थान या मरुद्यान कहते हैं। उदाहरण के लिए कोलाय झील बीकानेर, गजनेर बीकानेर, खरीसर जैसलमेर। बालसन मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। उदाहरण सांवर झील, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सांवर झील किसका उदाहरण है? बालसन का। मरुस्थल पहाड़ियों के बीच स्थित जल को बेसिन को बालसन कहते हैं। भाप बोल्डर कली हिमानी हिमनद के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर और पत्थर बारीक अवसाद को हम बोल्डर किले कहते हैं। निर्माण काल प्रमुख कार्बोनिफेरस काल। स्थिति फलौदी में। भाप बोल्डर पिपड़ा सांप की प्रजाति जिसका रंग पीला होता है, इस सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना या गतिशील होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हरियाणा की ओर। मरुस्थल के स्थानांतरण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बरखान का। हाल ही में जैसलमेर जेठवाई में IIT रुड़की और JSI के द्वारा प्राचीन 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए, जिसे थोरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मरुस्थल का महत्व नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, परमाणु परीक्षण स्थल, पशु संपदा, पर्यटन, खनिज संसाधन, सैन्य प्रशिक्षण स्थल, नमक उत्पादन और जैव विविधता। नवीकरणीय ऊर्जा राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना अधिक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। खनिज राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में जीवाश्म और ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जैसलमेर को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। सैन्य प्रशिक्षण चांदा फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। पशु संपदा राजस्थान महोत्सव क्षेत्र में पशुधन अधिक पाया जाता है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर प्रमुख जिले हैं। नमक संपदा मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ खारे पानी झीलें अधिक पाई जाती हैं। सांवर, पंचपदरा, डीडवाना। पर्यटन पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन महोत्सव ऊँट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, थार महोत्सव बाड़मेर। जैव विविधता विश्व के अन्य महोत्सवों की तुलना में थार में अधिक विविधता पाई जाती है। खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में मोटा अनाज अधिक उत्पादित होता है, जैसे बाजरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के पर करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।